हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड या केबीएल पंप मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लूइड मैनेजमेंट कंपनी है। केबीएल किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है और केबीएल का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। केबीएल के फाउंडर हैं लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। केबीएल 1888 में इस्टेब्लिश हुई एंड लेटर 1920 में इनकॉर्पोरेट हुई। केबीएल 132 साल पुरानी कंपनी है और इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से 2020 में कंपनी अपना 100 साल पूरा कर रही है। 2003 में केबीएल ने यूके की एसपीपी पंप्स को एक्वायर किया और एसपीपी इंक यूएसए की स्थापना की ताकि अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ा सके। फिर 2007 में कंपनी ने कोल्हापुर स्टील लिमिटेड को एक्वायर किया और इसी साल किर्लोस्कर ब्रदर्स इंटरनेशनल की स्थापना भी हुई। फिर 2008 में किर्लोस्कर पॉम्पेन की शुरुआत हुई और इसी साल किर्लोस्कर ब्रदर्स थाईलैंड भी स्टार्ट हुआ। फिर 2010 में कंपनी ने साउथ अफ्रीका के ब्रेबार्स पंप को एक्वायर किया। 2013 में करत प्रोजेक्ट्स एंड मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। 2014 में कंपनी ने यूएसए के सिंक्रो फ्लोक इंक को एक्वायर किया। फिर 2015 में अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने नेदरलैंड्स के रोडेल्टा पंप्स इंटरनेशनल का अधिग्रहण किया। 2020 में केबीएल के 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉरेन कंट्रीज में हैं। कंपनी का कनियूर प्लांट, जो कि कोयम्बटूर में है, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ऑपरेट किया जाता है। प्रेजेंटली कंपनी 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और कंपनी में 6000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय किर्लोस्कर। इंडिया का पहला लोहे का हल केबीएल ने ही बनाया था। इसके अलावा इंडिया के पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, लेथ मशीन आदि का सर्वप्रथम निर्माण भी केबीएल ने ही किया था। केबीएल का मेन बिजनेस है इंडस्ट्रियल पंप्स, एग्रीकल्चरल पंप्स, डोमेस्टिक पंप्स, वॉल्व्स, मोटर्स, हाइड्रो टर्बाइंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, पावर प्लांट्स एंड इरिगेशन। केबीएल इंडिया के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं। पंप साइज एंड हॉर्स पावर के हिसाब से केबीएल इंडिया के बिगेस्ट पंप मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका 52 वीक हाई है 200 रुपीज का और 52 वीक लो है 76 रुपीज का। इसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज का और इसका मार्केट कैप है 790 करोड़ का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ ध्यान रखिए कि पंप सेक्टर की सारी ही कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज हैं और केबीएल स्मॉल कैप होने के बावजूद मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनीज में से एक है। इसका बुक वैल्यू है 117 रुपीज का और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.85 का, यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस बेसिस पे कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी 9 के पीई पे अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री पीई 15 से ज्यादा का है। यहाँ कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई से काफी कम है, तो कंपनी इस बेसिस पे काफी सस्ती है। कंपनी का आरओई 9.5% का है और आरओसीई 13.5 के ऊपर है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है, यानी कि कंपनी का डेट पोजीशन मैनेजेबल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.5% का। कंपनी का डिविडेंड हमें इसलिए भी देखना चाहिए ताकि हमें यह पता लग सके कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा रिवॉर्ड दे रही है। कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और रिसेंटली फरवरी में ही कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड के बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। दिसंबर 2019 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 66% की हिस्सेदारी है, जिसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 50% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग को काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के पास 7.5% की हिस्सेदारी है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास लगभग 2% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स 4.25% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं।
IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के पास 2% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और बॉडीज कॉर्पोरेट यानी कि दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के पास 1.25% की होल्डिंग है। इसके अलावा नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के पास 0.5% की होल्डिंग है और बाकी के बचे हुए 16% शेयर्स हम जैसे छोटे रिटेल निवेशकों के पास में हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अर्निंग पर शेयर काफी अनइवन है। EPS कुछ क्वार्टर्स में नेगेटिव हो जाता है और कुछ क्वार्टर्स में काफी बढ़ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम दिसंबर 2019 क्वार्टर का रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, यानी कि दिसंबर 2019 क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं सितंबर 2019 के क्वार्टर से। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रिजल्ट काफी अच्छा है और नेट प्रॉफिट और EPS दोनों ही काफी बढ़ गया है। बट सितंबर 2019 क्वार्टर का रिजल्ट काफी खराब था, इसलिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करने से हमें क्लियर पिक्चर नहीं शो हो रहा है। इसलिए हम अब YOY बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, यानी कि दिसंबर 2019 क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं दिसंबर 2018 के क्वार्टर से। दिसंबर 2018 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी नेगेटिव था, इसलिए YOY बेसिस पे कंपैरिजन करना भी बेकार है। चलिए तो अब जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग्स इतना अनइवन है। यहां आप देख सकते हैं कि हम अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कंपनी के अलावा उसके सारे सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स के रिजल्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अब हम कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट चेक करते हैं ताकि कंपनी को सेपरेटली चेक कर सकें। स्टैंड अलोन रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का EPS कभी भी नेगेटिव नहीं रहा, हालांकि ये थोड़ा अनइवन जरूर रहा है। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट से हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट कंपनी के सब्सिडरीज लॉस मेकिंग है, जिसके वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। चलिए तो अब हम एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। कंसोलिडेटेड एनुअल रिजल्ट में देखें तो यहाँ भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS काफी अनइवन है, यानी कि कंपनी पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो यहाँ स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी इंडिविजुअली तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि उसके स्टैंड अलोन रिजल्ट में शो भी हो रहा है, बट कंपनी के सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिस वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे फाइनल रिजल्ट खराब हो रहा है। और इस इनकंसिस्टेंसी के वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी पिछले कुछ सालों में काफी डाउन हो गया है। चार्ट्स में देखें तो जनवरी 2018 में कंपनी का प्राइस 400 रुपए से ऊपर था, जो कि अब 100 रुपए के आसपास हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपने लॉस मेकिंग सब्सिडरीज को कैसे मैनेज करती है, इस बात पे कंपनी का भविष्य काफी निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का छोटा सा एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है, इंटरनेशनल मार्केट में इनका प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, बट उसके बाद भी प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि एक चिंता की बात है। मैंने वीडियो में कंपनी के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इंफॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से या कंपनी से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।